हेलो दोस्तों, मैंने लोको पायलट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मेरे टेक्नीशियन में भी 83 मार्क्स थे। मेरा 1 नंबर से टेक्नीशियन में मेरिट नहीं बना था और लोको पायलट में मेरा सारा चीज़ हो गया है। फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। फाइनल पैनल जो आता है गुवाहाटी में 217 लोगों का, वो आ चुका है। उसमें मेरा भी रोल नंबर है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो ग्रुप डी वाले बच्चों को फ़ायदा करे। जैसे मैंने साइंस कहाँ से पढ़ा था, मैंने मैथ कैसे किया था, मैंने रीजनिंग कैसे किया था, जिससे ग्रुप डी के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जो टेक्नीशियन का सिलेबस है लगभग वैसा ही है और जो लोको पायलट का पीटी का सिलेबस है वैसा ही लगभग ग्रुप डी का भी सिलेबस है। तो मैंने कैसे कैसे क्लियर किया था, इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं ताकि जो ग्रुप डी के तैयारी करेंगे उन बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इसका रीज़न मैं ये बताता हूं कि रेलवे में जॉब अगर लेना है टेक्निकल फील्ड में, एनटीपीसी छोड़ के, तो उसमें आपको साइंस काफ़ी मजबूती से करना पड़ेगा। जिसका मैं सबसे बेस्ट उपाय चलता हूं। सबसे पहले ग्रुप डी का जो सिलेबस रहता है वो साइंस जिसमें 25 है, मैथ 25 है और रीजनिंग 30 है और जीए करंट 20 होता है। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कीजिए तो उसका जो पैटर्न रहता है एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वो रेडी करके रखना है और दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि कितना नंबर के लिए क्या करना है, नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि मैंने टेक्नीशियन में मेरा 83 मार्क्स था, तो मेरा साइंस का जो 40 क्वेश्चन आया था, एक दो ही मिस्टेक हमसे हुआ होगा साइंस का। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। मैं 9th-10th के एनसीईआरटी को इतना बार पढ़ा था, कम से कम तो 10 से 15 बार पढ़ा होऊंगा। विश्वास करें या नहीं करें वो आपके ऊपर है, लेकिन मैंने कम से कम 10 से 15 बार पढ़ा था, इसलिए मेरा 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा साइंस में गलती नहीं हुआ था। और जो मेरा 83 मार्क्स आया था, तो सोचिए ना, जिसमें मैंने करंट 10 था तो 90 मैंने अटेम्प्ट ही किया था, 90 से 92, क्योंकि करंट मैंने साफ छोड़ ही के चला था और वही मेरे ऊपर भारी भी पड़ा। करंट नहीं, मैं सोचा कि 80 नंबर काफ़ी होता है, उससे मेरिट बन जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। टेक्नीशियन में बहुत मैटर करता है एक एक नंबर। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले साइंस से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ग्रुप डी में भी साइंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे देखिए, क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक के साइंस से आता है, आप माने या ना माने। इसका सिलेबस में भी लिखा हुआ है 6 to 10 एनसीईआरटी साइंस। ऐसे मोस्टली जो 80 से 90% सवाल रहता है वो 9-10 से हो जाता है। एग्जांपल मैं बता देता हूँ जैसे अधिकतर लोग पढ़ते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर इतना से इतना डिग्री नापता है, ये नॉर्मल बहुत लोगों को पता होगा। लेकिन मेरे एग्जाम टेक्नीशियन में आया था प्रयोगशाला थर्मामीटर कितना से कितना टेम्परेचर नापता है। और ये मैं बता दूं, मेरा 6 से 10 तक का साइंस पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं क्वेश्चन कर लिया था। ये इसका होता है -10 से 110 डिग्री तक होता है। तो ये इसलिए मुझे पता था कि ये 7th क्लास के एनसीईआरटी के साइंस में ये लिखा हुआ है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट 9th and 10th तो आपको इतना बार पढ़ना है कि उसका लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आता है। इसको मैं बता दूँ, एक दो क्वेश्चन और एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि इन टेक्नीशियन में आया था, एनसीईआरटी के लाइन से उठाया था कि डिटॉल मिलाते हैं पानी में तो तनुकृत होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। शुरू के चैप्टर में से ही ये सवाल था और ये बीच से चैप्टर में से उठाया हुआ सवाल था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो एनसीईआरटी से डिट्टो, बहुत सारे नहीं, सारे ही सवाल एनसीईआरटी से थे। एक दो छोड़ दिया जाए, एक दो क्वेश्चन सिर्फ घुमाया हुआ था, बाकी सारा एनसीईआरटी से था। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रीजनिंग के लिए मैं बता देता हूँ। 4 पोर्शन जो है ग्रुप डी के लिए। रीजनिंग के लिए आपको करना क्या है, जितना भी प्रीवियस अभी पहले का क्या हुआ रेलवे का नहीं हुआ उससे आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। मैं बता दूँ, रेलवे का अभी जो पिछला साल जो जितना 24 में एग्ज़ाम हुआ, 25 में, 25 तो अभी चल ही रहा है, 24 में जो एग्ज़ाम हुआ 25 में, तो जैसे टेक्नीशियन का सबसे पहले हुआ, फिर लोको पायलट का हुआ, फिर आरपीएफ का हुआ कांस्टेबल का, फिर आरपीएफ दरोगा का हुआ, फिर एनटीपीसी का हुआ। तो रीजनिंग जो आपको करना है ग्रुप डी के लिए मैं बता रहा हूँ, जितना भी ये सब एग्ज़ाम हो हुआ है
सारा का रीजनिंग आप टेस्ट मारते चले जाइए, आपको एक एक रीजनिंग का पैटर्न पता होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। लोको पायलट का मैं पहले मेरा शुरू में ही हुआ था ना लोको पायलट का एग्ज़ाम पीटी का। तो लोको पायलट का एग्ज़ाम पीटी का हुआ था, उसी सेम पैटर्न का 80% सवाल टेक्नीशियन में मेरा आया था। क्योंकि होता क्या है कि जो क्वेश्चन रेलवे उठाता है वो बल्क में बनाया हुआ एक जगह कहीं रहता है। अगर उसको रीजनिंग का सवाल उठाना है तो वही बल्क में से उठाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा क्वेश्चन का पैटर्न आपका 80 से 90% आपको सेम मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो नया पैटर्न का रहेगा। तो उसी को आपको सारा कवर करने के लिए करना क्या होगा कि जितना भी रेलवे का भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, जैसे टेक्नीशियन हुआ, लोको पायलट हुआ, पीटी मेंस दोनों, और एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ दरोगा हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, इस सारा का रीजनिंग आपको कर लेना। प्रीवियस एक भी नहीं छोड़ना है, आपको सेट बाय सेट मारते चल जाना है। मैं गारंटी देता हूं कि टेस्ट में आपका एक क्वेश्चन भी गलती रीजनिंग का नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी मेरा 0.002 से नहीं हुआ था। तो वही मैं कर रहा था, उसमें मेरा रीजनिंग में एक मिस्टेक होगा तो होगा, 30 सवाल रहता है जिसमें से। तो सोचिए कितना बढ़िया एक्यूरेसी। और मैं मैथ के लिए बताता हूँ, मैथ के लिए भी आप करिएगा क्या कि इसका जो और सवाल पूछा है पहले, जो रेलवे हाल ही में पूछा है, 5 साल 10 साल पहले या 2 साल पहले मत जाइएगा, जो हाल ही में जो 4 एग्ज़ाम मैं बता रहा हूँ बार बार, वही एग्ज़ाम का आप मैथ भी उठाइएगा। और बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे करवाए हुए आप कर लीजिएगा। इसमें मैथ में आपको टारगेट क्या करना है कि देखिए, कोई बच्चा मैथ में तो तेज़ रहता है तो 25 में 25 कोशिश करता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उतना तेज़ नहीं था, इसलिए मैं कभी फुल मैथ में नहीं टारगेट करता था। मैथ में मैं कोशिश करता था 2-3 छूट भी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं है, मैं अदर सब्जेक्ट टाइट रखने का कोशिश करता था। जैसे साइंस था, मेरा साइंस सबसे मजबूत था। टेक्नीशियन और लोको पायलट और ग्रुप डी में तो सबसे बेस्ट साइंस ही पूछता है। तो आपको साइंस के लिए क्या करना है, मैथ के लिए हो गया, साइंस के लिए आपको क्या करना है, चुपचाप 9-10 का एनसीईआरटी खरीदिए। मेरा बात मानिएगा, क्योंकि मेरे पास ये 3-4 एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है जिसमें साइंस काफ़ी सॉलिड मेरा था, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। 9-10 का साइंस उठाइएगा और चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा, और एक एक लाइन को रगड़ देना है, इस हिसाब से पढ़िएगा। क्योंकि ग्रुप डी का भी मैं सवाल देख रहा था, बहुत सारा सवाल उसी से था, एनसीईआरटी से रहा था। क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ तो हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको पता चल जाता है ये कौन चैप्टर से आया है, कौन चैप्टर से नहीं आया है। और एनसीईआरटी में किया क्या है कि अभी बहुत सारा चैप्टर हटा दिया है। पहले रेलवे में पीरियोडिक टेबल ये सब भी पूछता था, 9-10 में था, लेकिन 9-10 के सिलेबस से 9-10 के सिलेबस से ये हटा दिया गया है पीरियोडिक टेबल। तो इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे पढ़ भी लीजिएगा, लेकिन वो नया वाला बुक में आपको मिलेगा ही नहीं। तो आपको पढ़ने का इच्छा होगा तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन हाँ, जो नया में बुक में है उसको आपको छोड़ना नहीं है। बहुत मजबूती से आपको साइंस करना है। और इसमें रीजनिंग का देखिए वेटेज 30 का है, आपको 30 में से किसी भी कीमत पे 28-29 रीजनिंग करना है। साइंस 25 है तो 25 में किसी कीमत पे 24-23 करना है। अब होता है साइंस, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सारा एनसीईआरटी के रडार से रहता है, एक भी एनसीईआरटी के रडार से बाहर नहीं रहता है। 1-2 सवाल सिर्फ घुमाता है, उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। मैथ हुआ तो मैथ में आपका वही 25 है, तो आप 20 से 22-23 टारगेट कर सकते हैं, आपका जितना मजबूत हो। करंट मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता है करने का ज़रूरत है, क्योंकि करंट रेलवे में उतना मायने नहीं करता। एनटीपीसी में मायने करता है, लेकिन इधर जो है टेक्नीशियन या फिर एएलपी या फिर ग्रुप डी, अगर आप करने का है क्षमता 2-4-5 सवाल के लिए कि करंट कर सकते हैं तो कर लीजिए। ऐसे इसका जो जीके आएगा वो करंट और जीके ही पूछता है, तो जीके जो आता है वो ग्रुप डी का मैंने देखा है ज़्यादा हार्ड तो रहता नहीं है। इसलिए आप पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ बराबर रहेगा। ऐसे आप, मैं जीके के लिए बोल दूं कि आप एक बार लूसेंट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक किताब है, ठीक है, उतना से जीके काफ़ी। जीके में आपको क्या करना है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स कर लेना है। साइंस के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ लूसेंट छूना उना नहीं है। साइंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आँख मूंद के
9th और 10th को पढ़ना है, क्योंकि मैंने कम से कम 10-12 बार पढ़ा है, तो हमको पता है उसका वैल्यू। मैं कोई भी एग्ज़ाम में बैठता था तो साइंस का सवाल मेरा 1-2 से ज़्यादा मिस हो ही नहीं सकता था, इतना साइंस पर मेरा कॉन्फिडेंस था। यहाँ तक कि दरोगा में भी 15-20 आता था, तो उसमें भी मेरा टारगेट रहता था कि अगर 20 पूछा है तो 18-17 एकदम साइंस सही हो। तो इसी हिसाब से आप मजबूत तैयारी कीजिएगा। और ग्रुप डी के लिए इतना अच्छा मौका है, देखिए मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, जो मौका आपको मिलेगा आपको उसी में ही जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे देखिए मेरा टेक्नीशियन में 1 नंबर से छूटा था, और मैं बता दूं टेक्नीशियन में मेरा 83 मार्क्स था, और 10 जोन ऐसा था इंडिया का जिसमें से मेरा 83 मार्क्स पे फीटर ट्रेड था, 83 मार्क्स पे मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन मैंने भरा हुआ था अहमदाबाद, वहाँ का कट ऑफ गया 84, तो वहाँ से मेरा उसमें तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था तो आगे लोको पायलट था। लोको पायलट पे मैंने वही मौका आया तो मैं मौका हाथ से जाने नहीं दिया, उसका CBT 1, 2, 3 सब मजबूत से दिया। और साइको में काफ़ी एफर्ट लगा है, साइको में मेरा 23.18 है, तो देखिए कितना हाई मार्क्स है साइको में। तो एफर्ट पूरा लगाइए अगर आपको मौका मिलता है तो। और ग्रुप डी में और भी कुछ सजेशन चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरा और भी वीडियो चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि लोको पायलट का एग्ज़ाम मैंने कैसे निकाला और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कैसे निकाला। और मैं बता दूं ग्रुप डी का कट ऑफ जो इस बार एग्ज़ाम कितना टफ होने वाला है, इसका मैं एक्सपीरियंस थोड़ा बता दूं आपको कि कितना टफ होने वाला है। देखिए टेक्नीशियन में बहुत सा ऐसा बच्चा है जिसका 80 से 85 मार्क्स और 75 मार्क्स आया मेरिट से आउट, उसको फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत जगह 85 से भी हाई कट ऑफ था, 80 से 85। अब बताइए वो बच्चा कहाँ जाएगा 75 से 85 के बीच वाला, उसका तो सिलेक्शन टेक्नीशियन में हुआ नहीं। और बच्चा जो हुआ उसका लोको पायलट का एग्ज़ाम था, तो लोको पायलट का भी एग्ज़ाम था। आप सोचिए कलकत्ता जोन हुआ, मुंबई जोन हुआ, अजमेर जोन हुआ, बहुत से ऐसे जोन है जहाँ 80 कट ऑफ गया है। आपको पता चलता है लोको पायलट में 80 मेरिट बनाने के लिए आपको पार्ट ए में 85 से 95 नंबर तक लाना पड़ता, तब आपका उसका 70% निकाल के और इसका 30 में जो साइको में नंबर आता जोड़ के आप 80 तक पहुंचते हैं। तो बहुत सा ऐसा बच्चा होगा जो 80 से 85, 75 से 85 तक का लोको पायलट में भी बच्चा बच गया और टेक्नीशियन में भी बच गया। तो आप सोच लीजिए किस लेवल का हाई कंपटीशन ग्रुप डी में होगा, आप सोच भी नहीं सकते, होश उड़ जाएगा कट ऑफ देख के। जैसे टेक्नीशियन में होश उड़ा सबका और लोको पायलट में भी होश उड़ा। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप काफ़ी मेहनत से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि इतना बच्चा जो बचा हुआ, और आप तो हो सकता है कई लोग ग्रुप डी में नए होंगे, जो बच्चा टेक्नीशियन में चूका है, जो बच्चा लोको पायलट से चूकेगा, आप उसका लेवल समझ रहे हैं किस लेवल का उसका सारा चीज़ हो गया होगा और सारा उसका प्रीवियस सब किया हुआ होगा जो जो अभी एग्ज़ाम हुआ है। तो ग्रुप डी में जो आप दीजिएगा काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। मैंने तो दिया नहीं था, इस बार सिर्फ भरा था, लेकिन मेरा तो लोको पायलट में सिलेक्शन हो गया, तो मैं तो अब दूंगा भी नहीं, और मैं कभी भरता भी नहीं था। मैं शुरू से ही सोचता था कि, लेकिन हाँ जिनके पास नहीं कुछ है वो बिल्कुल ज़रूर दें, आप किसी कीमत पे छोड़ नहीं सकते हैं, जॉब होता है। तो बस यही था, और किसी भी तरह का सवाल होगा तो आप बता सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, और एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको बताऊंगा अपना कैसे क्या करना नहीं करना है। मैं भी भगवान तो हूँ नहीं। चलिए धन्यवाद।